जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बताएंगे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को एसएस डीएनए, एक एक अक्षर लेंगे, एसएस डीएनए बन गया। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में डीएस लेंगे, डीएनए लिख देंगे। तो इनका शार्ट नेम एसएस डीएनए और इसका नाम डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डीएस डीएनए होगा। तो आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा डीएनए के बारे में जानकारी दे दें तो वीडियो और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डीएनए के थोड़ा सा बारे में बता दें, डीएनए बनता कैसे है। डीएनए एक्चुअली डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का एक अणु होता है और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। नाइट्रोजन बेस और इसी डीऑक्सीराइबोज शुगर से आपका फास्फेट ग्रुप जुड़ता है AH3PO4। H3PO4 एक अणु इसका, एक अणु इसका, एक अणु इसका जब मिलते हैं तो डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड हो या न्यूक्लियोसाइड हो, इसको मैं एक बार बता दे रहा हूं कि बनते कैसे हैं। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जब नाइट्रोजन बेस इससे जुड़ेगा, जब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर नाइट्रोजन बेस दोनों आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से, तो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बनता है। डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बनता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसी डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से जब फास्फोरिक एसिड का एक अणु जुड़ता है, तो अब ये जो पदार्थ बनेगा, तीनों के मिलने से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियोटाइड का एक अणु बनेगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर का एक अणु, नाइट्रोजन बेस का एक अणु और फास्फोरिक एसिड का एक अणु जब आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक अणु बनेगा। और सबसे पहले हम आपको एक बार और थोड़ा सा डिटेल बताते हैं, तब इसके बाद इसकी बात करेंगे। पेंटोज शुगर आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसके बारे में आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। यहां थोड़ा स्ट्रक्चर के संदर्भ में आपको दिखा दें, न्यूक्लियोसाइड का एक अणु कैसे बनता है और न्यूक्लियोटाइड का एक अणु कैसे बनता है। यहाँ ऑक्सीजन लगा होता है, आपको पहले से ही पता है। बाकी यहाँ से स्थानों पर कार्बन लगे होते हैं। कार्बन की नंबरिंग करते हैं, ये जनरल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, और कार्बन की नंबरिंग कर दें तब इसके बाद थोड़ा वीडियो आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 और यहाँ कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 तक ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का में कार्बन होता है। यहां मैंने कहा कि नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 से आपको जोड़ना है। फिर नाइट्रोजन बेस को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन नंबर 5 से फास्फोरिक एसिड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को जनरली हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और P का यहां एक्चुअली इसको पूरा दिखा देते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाए एक बार पुनः। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन कर देते हैं और सिंगल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन कर देते हैं। इन तीनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, यहां भी और यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है।
देख लीजिए, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। इस तरीके से, और यहाँ CH2OH होता है, CH2OH होता है। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन आपका इधर कर देते हैं और इधर आपका OH कर देते हैं। तो एक्चुअली इस फास्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 5 का जो OH है, ये दोनों आपस में मिल करके पानी का एक अणु बनाते हैं, HOH बना लेंगे। तो जब HOH बना लेंगे पानी का एक अणु, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड बन जाता है। तो कार्बन नंबर 5 से आपने देखा कि फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ गया और कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, यहाँ इसको हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं और तब आपको बेस्ट समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्बन नंबर 5 से फास्फोरिक एसिड में फास्फेट का ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने, ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है। इस बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और इस बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कार्बन 5 और इसके बीच जो ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ जाएंगे, तो डीएनए का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोल देंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं पूरी तरीके से, इसको हम पूरा आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये जुड़ करके पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर को बनाएंगे इस प्रकार से। डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया है, कार्बन नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5, कार्बन नंबर 5। यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, 1 हो गया। इसके बाद यहाँ बगल से हम नाइट्रोजन अभी जोड़ेंगे और यहाँ से फास्फोरिक एसिड को जोड़ेंगे। तो मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, किस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। इसके ऊपर एक बार पुनः हम डीऑक्सीराइबोज शुगर का मॉलिक्यूल, अच्छा आपको ये याद रहना चाहिए कि डीऑक्सीराइबोज शुगर से ही नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं। यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और कार्बन नंबर 5। इस प्रकार से ये मैं लिख रहा हूं। इस प्रकार से आप बहुत सारे पेंटोज शुगर को आप दिखाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन लगा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही आप बनाते हुए आगे जाएंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये आपने एक तरीके से लगातार डीऑक्सीराइबोज शुगर का मॉलिक्यूल बनाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे, यहाँ नाइट्रोजन बेस, यहाँ नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे, कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है।
ये 4 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये पाए जाते हैं डीएनए में। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहां से आपको सिंगल बॉन्ड आपको निकालना है और निकाल करके आपको नाइट्रोजन बेस जोड़ देने हैं। तो चलिए एक और बना लेते हैं, यहां नीचे आ जाएगा स्ट्रक्चर में। पेंटोज शुगर 1 2 3 4 एंड 5, इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस यहां भी लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये चारों को मैंने जोड़ दिया। इसके बाद यहां कार्बन नंबर 5 से हम फास्फोरिक एसिड जोड़ेंगे, मतलब फास्फेट जोड़ दे रहे हैं। ये फास्फेट जुड़ जाएगा, कार्बन नंबर 5 से फास्फेट जुड़ जाएगा। ये पी मैं यहां दिखा दे रहा हूं, पी को थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। यहां पर फास्फोरस जोड़ना है इस प्रकार से। ये हो गया, ये लगातार। अच्छा, ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है, ये भी आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पे कार्बन नंबर आपका 3 है, कार्बन नंबर 3 से फास्फेट ग्रुप का फास्फोरस यहां आके जुड़ता है। यहां भी आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ऐसे ले जा करके आपको जोड़ देना है, फास्फोरस से ले जाके जोड़ देना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने जोड़ा। तो आपको एक चीज याद रहना चाहिए, ये इसका डायरेक्शन क्या है, मेन डायरेक्शन देखना है आपको। देखेंगे आप डायरेक्शन में कि फास्फोरस जो जुड़ा हुआ है इससे, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ा हुआ है, जो पेंटोज शुगर है, किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप नीचे देख लीजिए, अगर यहां आप निकालेंगे तो यहां भी आपको फास्फोरस लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 3 से एक बार फास्फोरस यहां जुड़ रहा है, इसके बाद कार्बन नंबर 5 से एक बार फास्फोरस जुड़ रहा है। आप नीचे जब भी देखेंगे आपको कार्बन नंबर 3 से फास्फोरस जुड़ेगा, ऊपर कार्बन नंबर 5 से। तो यहां देखिएगा कार्बन नंबर 3 से फास्फोरस, इसका जो डायरेक्शन है फास्फोरस के जुड़ने के तरीके के आधार पर रखा गया डायरेक्शन का जो नाम है। ये तीसरे कार्बन से फास्फोरस जुड़ा हुआ है। आगे आप देखिएगा कार्बन नंबर 5 से फास्फोरस जुड़ा हुआ है, इसमें भी आप देखिए कार्बन नंबर 3 से फास्फोरस जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन नंबर 5 से फास्फोरस जुड़ा हुआ है। हर एक में आप देखेंगे कार्बन नंबर 3 से और कार्बन नंबर 5 से फास्फोरस का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, माने फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो इसका जो डायरेक्शन हम लोग रखते हैं, दिशा, इसको बोलते हैं, एक्चुअली इसको डैश के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब जो नंबर हैं इनको डैश के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। सभी नंबर को अगर डैश के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि 3 डैश। मैं एक बार फिर बता दूं कि फास्फोरस के जुड़ने के आधार पर ही इसका डायरेक्शन, इसकी दिशा क्लियर होती है और इस चेन का नाम रखा जाता है। तो फास्फोरस यहां कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 डैश, यहां आप बोलेंगे 3 डैश से आप जब भी देखेंगे ऊपर आपको 5 डैश दिखेगा। क्या दिखेगा? ये सब डैश लगा दीजिएगा आप, मैंने लगाया नहीं है सब जगह, तो आप डैश लगा सकते हैं। तो 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में, ये जो दिशा मैंने बनाया है, दिशा 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। ये अगर आप लगातार जोड़ते हुए जाते हैं डीएनए के तमाम मॉलिक्यूल, माने बहुत सारे मॉलिक्यूल डीएनए के अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं,
तो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। ये डीएनए के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए, ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके डीएनए के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन गई है। इसको डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। इसी डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड। एस डीएनए लिख देते हैं शॉर्ट में, एस डीएनए, एस डीएनए। इसके बाद अगर आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना है, मतलब ये डीएनए का जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अगर इससे लिपट जाए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। तो ये लिपटता कैसे है इसके ऊपर, इससे मतलब जुड़ता कैसे है, तो इसको आप उल्टा बनाएंगे। इसका जो फिगर है आपको उल्टा बनाना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। इसी को पलट दीजिए आप, बड़ी आसानी से आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक और बन जाएगा। क्योंकि जोड़ना है दोनों को एक दूसरे से, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उल्टा का मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का आधार बनती है। अगर अभी पूरा स्ट्रक्चर बनाने तब इसके बारे में आपको बढ़िया बताएंगे। और देख लीजिए आप, इसको उल्टा बनाएंगे आप, तो उल्टा का मतलब होता है इसी को पलट देना है। तो ध्यान दीजिएगा आप, आपको ये स्ट्रक्चर उल्टा कर देना है। यहां ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा आपको, और यहां भी आपको ऑक्सीजन नीचे। हमने कहा उल्टा स्ट्रक्चर बना दीजिए आप। उल्टा स्ट्रक्चर आपको उल्टा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे डीऑक्सीराइबोज का उल्टा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। डीऑक्सीराइबोज का उल्टा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डीऑक्सीराइबोज का उल्टा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। यहां भी आपको ऑक्सीजन दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से उल्टा स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज का बना दिया हमने। और आपको कार्बन नंबर काउंट करना है। यहाँ कार्बन नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और आपको इधर दिखाना है कार्बन नंबर 5। ऐसे यहाँ भी आप दिखा दीजिए 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5। ऐसे 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5। 1 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5। ये मैंने जोड़ दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने उधर दिखाया था फास्फोरस को, वैसे ही फास्फोरस को यहां दिखाना है आपको। पी आप जोड़ दीजिए यहां, और ले जा करके इसको यहां से अटैच कर दीजिए। यहां पर भी आप पी दिखा दीजिए, इस कार्बन से जोड़ दीजिए और इस कार्बन से जोड़ दीजिए। यहां भी आपको पी दिखाना पड़ेगा, यहां भी आपको कार्बन नंबर 5 से पी दिखाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और यहां से आपको ऐड कर देना है। इनको भी आप डैश के रूप में नंबर को दिखा सकते हैं, डैश के रूप में आप दिखा दीजिए, जिससे कि नामकरण में दिक्कत ना हो। इस तरीके से आपने देखा कि ये
एक तरीके से अभी इसमें नाइट्रोजन बेस हम नहीं जोड़े हैं, तो आपको यहां बॉन्ड निकालना है और बॉन्ड निकाल करके नाइट्रोजन बेस को जोड़ना पड़ेगा। और नाइट्रोजन बेस को जोड़ने का तरीका आपको बताते हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ती है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ती है। इनके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ध्यान ये रहे कि जहां भी ए रहेगा उसके साथ टी जुड़ेगा या टी रहेगा ए जुड़ेगा, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी सी से जुड़ता है या सी जी से जुड़ता है। ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, चाहे ए टी से जुड़े चाहे टी ए से जुड़े, जी सी से जुड़े चाहे सी जी से जुड़े, यहाँ ट्रिपल और यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बताइए यहाँ पर ए है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टी लिखना पड़ेगा, और इनके बीच आपको डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। यहाँ जी है तो आप बताइए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, और जी और सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। यहाँ आपने टी लिखा है तो टी ए से जुड़ेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले ए दिखा दीजिए, तब इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड दिखाइए, और फिर इसके बाद यहाँ आप बॉन्ड दिखा दीजिए। जी सी है तो यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा, इनके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों चेन, ये जो श्रृंखला है और यहां ये श्रृंखला, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में है। आप देख लीजिए यहां जो चेन जुड़ी हुई है आप देख रहे हैं, यहां देख लीजिए आप यहां देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पीछे आपको 3' स्ट्रक्चर मिलेगा, और 3' स्ट्रक्चर से आपका क्या जुड़ा रहेगा, 3' स्ट्रक्चर से आपका फास्फोरस जुड़ा रहेगा। यहां भी आप फास्फोरस लगा ही दीजिए। तो आप देख रहे हैं 3' यहां है और 5' यहां है, 3' यहां है और 5' यहां है। इसको 3' बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, 5'। ये डायरेक्शन हो गया। फास्फोरस मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं, ये जो 3 और 5 लिखे जा रहे हैं ना, ये फास्फोरस किस प्रकार से किस कार्बन नंबर से जुड़ा हुआ है। फास्फोरस हर जगह नीचे और ऊपर आप देख करके बड़ी आसानी से इसकी इस चेन की दिशा, फास्फोरस इस चेन में जुड़े हुए फास्फोरस की दिशा को आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। यहां देखिए उल्टा है, यहां 3' to 5' या 5' to 3' आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गई डीएनए की, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गई। अगर इसको न जोड़ें, यहां बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड न लगाएं, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसको बोलेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसको बोलेंगे। जब इनको हाइड्रोजन बॉन्ड से सेटिस्फाइड कर देंगे जो नाइट्रोजन बेस है, तो ये आपका डबल जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का ये बन जाता है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे जनरली इस प्रकार से, ये जनरल स्ट्रक्चर है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ये सिंगल स्टैंडर्ड था, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में लग गए तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यानी डीएस डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इस प्रकार से पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप कंटिन्यूड इस प्रकार से जोड़ते हुए जाते हैं तो एक लंबी चेन न्यूक्लियोटाइड की बन जाती है, और लंबी चेन न्यूक्लियोटाइड की जो लंबी चेन होती है इसको हम बोलते हैं
पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। यहां भी वही चीज है लेकिन उल्टा बनाए हैं, क्योंकि हमको डबल स्ट्रैंडेड बनाना था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना था। अच्छा, इनको एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री यानी पूरक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टैंड दोनों एक दूसरे को आधार प्रदान करती हैं। बिना इस स्टैंड के ये जुड़ नहीं सकता और बिना इस स्टैंड के ये जुड़ नहीं सकता, मतलब दोनों स्टैंड एक दूसरे के सहारे ही हैं। ये इसको सहारा दे रहा है, ये इसको सहारा दे रहा है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री बोला जाता है। और इनका डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, 3' to 5' और इसका 5' to 3' या 3' to 5'। इस प्रकार से आपने देखा कि डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ नया चीज लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।